वो अभी छोटा इन्वर्टर आएगा थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में लोड शेडिंग का एक बेहतरीन सलूशन आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मैं। इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ कार इन्वर्टर दिखाने वाला हूं। ये वो इन्वर्टर्स होते हैं जो किसी भी सिंगल 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर आप अटैच करके अपना 220 वोल्ट का लोड रन कर सकते हैं। चाहे लोड शेडिंग हो रही हो, चाहे आपके बिजली के बिल ज़्यादा हों, या आप देख सकते हैं फ्रिज तक चला सकता है ये। और इसके साथ आप अपनी कोई भी हैवी अप्लाइंसेस के ऊपर रन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अपने लाइटों, पंखों के, हैवी इक्विपमेंट के, अपने प्रेशर कुकर जो आपके इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह होते हैं वो सब इस पे रन हो सकता है। ये है GN कंपनी का 5000 वॉट का 12 वोल्ट पे चलने वाला कार इन्वर्टर। 12 वोल्ट से मुराद ये कि सिंगल बैटरी, कोई भी आपके पास एक अदद बैटरी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप इसको अटैच करके रन कर सकते हैं। अगर लोड शेडिंग है, आप बैटरी को चार्ज करके रन करना चाहते हैं तो यूपीएस के तरीके से ये आपका पूरा लोड रन कर सकता है, और यूपीएस से ज़्यादा ताकतवर है ये। रिलायबिलिटी के क्या मसले मसाइल होते हैं इसमें, ये चलता है नहीं चलता है, क्यों ख़राब होता है, जल्दी क्यों ख़राब हो जाता है, रिपेयर कहाँ से होता है, कितने में रिपेयर होता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, ज़रूर एंड तक देखना है। किस तरीके से ये आपको बेनिफिट करेगा और किस तरीके से ये आपको नुकसान देगा, ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसका आपको रिव्यू दे दूँ। ये GN कंपनी का SDC 5000A मॉडल का 5000 वॉट का कार इन्वर्टर है, जो कि मॉडिफाइड या स्क्वायर साइन वेव के अंदर आता है। मॉडिफाइड या स्क्वायर साइन वेव कुछ भी नहीं होती, ये वही वेव्स होती हैं जो ज़िंदगी भर से हम अपने घर में लोहे के डब्बे वाले यूपीएस जब से चलाते आ रहे हैं, तब उस वक्त की बात है जब कंपनी वाले ब्रांडेड यूपीएस आते भी नहीं थे, और अगर आते थे तो कोई ख़रीदता भी नहीं था। तो जब से डब्बे वाले बड़े वाले जो देसी यूपीएस घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसके अंदर से जो 220 वोल्ट का करंट निकलता है उसी को मॉडिफाइड या स्क्वायर साइन वेव आउटपुट कहा जाता है। कुछ भी फ़र्क नहीं होता, सिर्फ आपको अगर पुराने मॉडल के पंखे चला रहे होते थे छत वाले लोग, तो यूपीएस के ऊपर जब आपके पंखे चलेंगे तो उनकी मोटर में से हल्की सी आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जो मॉडिफाइड साइन वेव का आउटपुट के ऊपर चलते हैं तमाम यूपीएस के ऊपर पुराने मॉडल के आपके, और इन कार इन्वर्टर्स के ऊपर भी। इसके अलावा इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। मॉडिफाइड साइन वेव और प्योर साइन वेव के अंदर कीमत का ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपको मॉडिफाइड साइन वेव का 1000 वॉट का इन्वर्टर आपको जो है, मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 रुपये का मिल रहा है, तो वही चीज़ प्योर साइन वेव में अगर आप लेंगे तो आपको 40 से 50,000 रुपये की मिलेगी। इतना फ़र्क होता है नॉर्मल मॉडिफाइड साइन वेव और प्योर साइन वेव के अंदर। और इतना कोई इशू नहीं होता, आराम से आप इजीली अपना सारा लोड इसके ऊपर रन कर सकते हैं। अच्छा, इस कैटेगरी के अंदर मैं आपको काफ़ी सारे यहाँ पे इन्वर्टर दिखाने वाला हूँ जो कि 12 वोल्ट डीसी के ऊपर ही चलते हैं, यानी किसी भी बैटरी से अटैच हो सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक बहुत छोटा सा कार इन्वर्टर है, 220 वोल्ट आउटपुट देने वाला, जो कि 500 वॉट का है सिर्फ। और ये ओवल कंपनी का है, आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको मैं दिखा देता हूँ, एक हाथ के बराबर बहुत छोटा सा है एज़ कम्पेयर टू GN के, जिसको मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ये 5000 वॉट का कार इन्वर्टर है। क्या क्या लोड चला सकता है ये भी इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी मुझे इन्वर्टर्स रखे हुए नज़र आए हैं, तो मैं जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखाता जाऊँगा और बताता जाऊँगा कौन सा इन्वर्टर आपको बेनिफिट करेगा, कौन सा आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा आपको, ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक 500 वॉट का दूसरा कार इन्वर्टर है। यहाँ पे एक 1500 वॉट का कार इन्वर्टर डिजिटल स्क्रीन के साथ आपको नज़र आ रहा है, जो कि होप्स कंपनी का है। अच्छा, होप्स कंपनी का रिव्यू आजकल अच्छा चल रहा है कि इनके कार इन्वर्टर अच्छे चल रहे हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं हो रहे हैं। और GN अच्छी कंपनी है, नो डाउट। थोड़ी-सी कम दर्जे की कंपनी में आती है GN, जबकि जो अभी टॉप पे चल रहे हैं बड़े कार इन्वर्टर्स के अंदर वो अल्करम है, उसके साथ-साथ ईस्टर्न का बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। और जो मैंने आपको बताया कि होप्स के बहुत अच्छे आजकल आ रहे हैं। और रिपेयर वालों से मेरी जो बात हुई है, जो रिपेयर का काम करते हैं या जो इस फील्ड के सीनियर हैं, उन लोगों का यही कहना है कि ये जो होप्स वगैरह के इन्वर्टर हैं, इनके अंदर प्रोग्रामिंग आईसी का अगर कोई बड़ा फ़ॉल्ट आए तो प्रोग्रामिंग आईसी का नहीं आता है, जो कि अगर आ जाए तो आपके कार इन्वर्टर का बनना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें मुकम्मल लोड ये क्या-क्या चला सकता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे ये आपकी तमाम ड्रिल मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, हद ये है कि घर का तमाम लोड ये आपका रन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर। ये आपका फ्रिज कोई भी हो, पुराने मॉडल का हो, सादा फ्रिज हो, वो ये रन कर सकते हैं इजीली। आपको इसको सिर्फ बैटरी के ऊपर अटैच करना है। सोलर सिस्टम घर में अगर लगा हुआ है तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप पूरे दिन अपना लोड फ्री में चला सकते हैं पूरे घर का, जिसमें आपका तमाम लोड शामिल है। फ्रिज हो गए, लाइटें, पंखे और आपकी पानी वाली मोटर है, आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। ये इसके कनेक्शन के वायर आप देख सकते हैं, देखें डबल इन्होंने किए हुए हैं। ये मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने हैवी लोड लेना है, हैवी करंट पास आउट कराना है, तो बैटरी के साथ साथ आप डबल तार भी लगा सकते हैं अगर आपको बहुत मोटी तार नहीं मिल रही है। तो एक साइड पे आप देख सकते हैं इसमें वेंटिलेशन और ऑन ऑफ का बटन और डीसी आउटपुट यानी कि यूएसबी आउटपुट आपको मिल जाता है यहाँ पे। और दूसरी साइड पर अगर आप इसके देखें तो आपको इसके बैटरी के कनेक्शन मिलेंगे, कूलिंग फ़ैन मिलेगा। यहाँ पे आपको इसके जो भी मॉडल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, दो इसके अंदर 220 वोल्ट के सॉकेट दिए गए हैं आउटपुट के। तो 5000 वाट का कार इन्वर्टर अगर आप लगाते हैं तो आपके पूरे घर का लोड अल्हम्दुलिल्लाह ये चला देते हैं ये वाले कार इन्वर्टर्स। एहतियातें इनकी क्या होती हैं अब आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली एहतियात जो है, जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं इसके बारे में कुछ आपको जो गाइडलाइंस हैं वो दूंगा ज़रूर। देखें बल्कि एहतियात से पहले भी मैं आपको इसका एक्सपोजर बता दूं। ये वैसे तो आपको बहुत अच्छी कीमत में मिल जाते हैं, मैं इसकी कीमत भी आपको बता दूं। ये इस वक्त 15,000 के आसपास मार्केट के अंदर मिल रहे हैं आपको। कम में भी मिल सकते हैं और थोड़े से ज़्यादा में भी मिल सकते हैं, मगर 15,000 इनका बेंचमार्क है, जो कि 5,000 वाट वाले कार इन्वर्टर की इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। जो बराबर में रखे हुए थे 1500 वाट के और 2000 वाट के और 2500 वाट के और 500 वाट के, उनकी कीमतें शुरू होती हैं 1000 रुपये से लेके, फिर 1500 रुपये, फिर 2000 रुपये, फिर 2500, फिर 3000, फिर 3500। यानी कि 2500 वाट का कार इन्वर्टर अगर आप छोटा लेंगे तो वो आपको 3000 के आसपास बहुत आराम से मिल जाता है। अच्छा, इसका मैंने आपको साइज़ दिखा दिया है, तकरीबन 2 हाथ के बराबर अच्छा हेवी बड़ा इसका साइज़ होता है, क्योंकि इसमें हैवी लोड आपका रन करना होता है। बातें जो हैं मैं इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। देखें, सबसे अहम बात ये होती है किसी भी चीज़ को जब आप ख़रीदते हैं तो आप उसको सिर्फ़ ख़रीदते ही नहीं हैं, अगर आप उसको रख रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को मेंटेन भी करना होता है। मेंटेनेंस क्या चीज़ होती है? मेंटेनेंस वो चीज़ होती है, अगर आपने कोई मोटर बाइक ख़रीदी है, कोई मोटर कार गाड़ी ख़रीदी है, तो एक तो ख़रीदने की कॉस्ट हो जाती है, दूसरी कॉस्ट वो होती है जो उसकी वेयर एंड टेयर के बाद और उसकी जो रिपेयर और मेंटेनेंस कराने पे आपकी कॉस्ट निकलती है, वो होती है। जितने भी ये बड़े वाले हेवी कार इन्वर्टर्स हैं, 3000 वाट से ऊपर के जितने भी कार इन्वर्टर्स हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इनकी जो रिपेयर कॉस्ट होती है ना, वो भी फिर इनकी कीमत के हिसाब से ही होती है। 3000 वाट का कार इन्वर्टर हो, आपका 4000 वाट का हो, 5 6 7 हज़ार तक ये अवेलेबल है मार्केट में। तो इनको जब आप रिपेयर कराने जाते हैं तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो इनकी प्राइस का तकरीबन हाफ़ आपको पड़ती है। अगर ये इस वक्त 15,000 के आसपास मार्केट में है, तो अगर मैं इसको रिपेयर कराने जाऊंगा तो ये बहुत ईजिली 7,000 से कम में रिपेयर मेरा नहीं होगा। ठीक है जी। अब रिपेयर क्यों कराने जाना पड़ सकता है इनको, ये मैं आपको बता दूं। हो सकता इनकी कोई वारंटी नहीं होती है, इनकी काउंटर चेकिंग वारंटी होती है, कोई आप बहस नहीं कर सकते दुकानदार से। ये चाइनीज़ इन्वर्टर्स होते हैं, नॉन वारंटी वाले इन्वर्टर्स होते हैं, जब भी आपको इतनी कम कीमत में मिल रहे होते हैं। रिलायबिलिटी का क्या एक्सपोजर है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं, मगर इसकी कोई ज़ीरो वारंटी होती है। तो इन केस अगर ये आपने लेके गए और आपने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, मिसाल के तौर पे आपने इसके आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया और कोई प्रोटेक्शन वगैरह इनके अंदर नहीं होती है, इनका काम सिर्फ 220 वोल्ट बनाना होता है, लिहाजा आपने तमाम प्रोटेक्शन इसकी वायरिंग के अंदर आपने लगानी होती है, ऊपर से लगानी होती है। तो मैंने आपको एक्सपोजर बता दिया, अगर ये ख़राब हुआ तो आपके 7,000 रुपये से कम का ख़र्चा नहीं आएगा। ठीक है जी। आगे आ जाएँ, इसकी जो एहतियातें हैं वो क्या हैं। देखें, ये कार इन्वर्टर क्योंकि चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और ये कोई विदाउट एनी प्रोटेक्शन आते हैं, तो सबसे पहली इसकी जो एहतियात है इसको लगाने की, वो ये है कि आपने इसके ऊपर कभी भी इसकी रेटेड कैपेसिटी से 20% ज़्यादा का लोड नहीं डालना। ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से समझ लें इस बात को। लोग इसको ओवर लोड करते हैं, इसके ऊपर समझते हैं 5000 वाट का एक कार इन्वर्टर है तो इसके ऊपर हज़ारों वाट्स का लोड डालते हैं, आयरन चला देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उससे होता ये है कि थोड़ी देर के लिए तो ये बर्दाश्त कर लेता है, मगर उसके बाद जो है आपको ये बड़ा धचका देके जाता है और बड़ा नुकसान देके जाता है, क्योंकि जब ये ख़राब होता है तो इसमें छोटा मोटा फॉल्ट नहीं आता। इसकी IGBTs जो है वो दोनों साइड की जो है वो ख़राब होती हैं और फिर उसमें आपका, मैंने बताया कि बेंचमार्क 7,000 के आसपास शुरू हो जाता है खर्चा। अच्छा, इसकी जो प्रोटेक्शन मैंने आपको सबसे पहली जो एहतियात जो इसकी बताई है वो ये है कि इसका 20% से ज़्यादा आपने लोड इसके ऊपर नहीं डालना, जो भी इसकी कैपेसिटी है। देखें, ये 5000 वाट का कार इन्वर्टर है तो इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो वो सिर्फ बनता है 1000 वाट।
इस पर आपने किसी हाल में भी 1000 वॉट से ऊपर का लोड नहीं रन करना है कंटिन्यूस जब ये चल रहा होता है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है कि आप इससे 20% से क्रॉस ना करें, तो ये आपको अच्छी लाइफ देके जाएगा। दूसरी बात ये वेल वेंटिलेटेड एरिया में ये लगा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल कोई गर्मी और ऐसी चीज़ ना हो, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। तीसरा ये कि इसकी जब आप इसकी वायरिंग करें तो ज़रा सा भी लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि आपके तार लूज़ कनेक्शन का शिकार हो रहे हैं, स्पार्किंग कर रहे हैं कहीं, ये हो जाएगा ख़राब। इसके अलावा आपके तार में कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके लाइव और न्यूट्रल के तार जो अगर बाहर निकल रहे हैं इससे, वो किसी भी एंड पे आपस में एक लम्हे के लिए भी टच नहीं होने चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं करेगा, फ़ौरन उड़ जाएगा। इसके अलावा जब आप इसके ऊपर लोड रन कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ना आपको कोई टेक्नीशियन बताएगा, ना आपको कोई यूज़र बताएगा, ये कोई भी आपको बात नहीं बताएगा इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो ये है, और ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, इसको मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ इन बड़े कार इन्वर्टर्स को, तो मैं अपना तजर्बा आपको ये बता रहा हूँ। और जो लोगों से मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बात पूछी है, इस कार इन्वर्टर को आपने नो लोड के ऊपर नहीं चलाना। नो लोड क्या होता है कि जब इसके ऊपर कोई लोड ना हो, थोड़ी देर के लिए तो आप इसको चला सकते हैं चेक वगैरह करने के लिए, मगर मुसलसल ये चल रहा हो नो लोड में, मिसाल के तौर पे आपने इसको सोलर के टाइम पे सोलर के साथ इसको लगाया हुआ है और आप मुसलसल लोड चला रहे थे, घर के पंखे शंखे चल रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि घर में सफाई हो रही थी या झाड़ू लग रही थी या कुछ हो रहा था, तो सारे पंखे पूरा घर का लोड बंद कर दिया और 1.5 2 3 4 घंटे तक ये जो है ना बगैर लोड के चले चले जा रहा है। तो इसमें इसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको कभी भी नो लोड पे नहीं चलाना। कम से कम एक आपका 50 60 100 वॉट का लोड इसके ऊपर लाजमी होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, और वो लोड जो है वो रेजिस्टिव लोड होना चाहिए। रेजिस्टिव लोड क्या होता है, बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा दूं। जो हम पहले के दौर में पीले वाले बल्ब जलाया करते थे, एनर्जी सेवर बल्ब की बात नहीं कर रहा, ट्यूब लाइटों से पहले भी जो येलो वाले बल्ब जलते थे उसको कहते हैं रेजिस्टिव लोड। बहुत ही आसान मिसाल है, कहीं से अगर आपको मिल जाए 60 वॉट या 100 वॉट का येलो वाला बल्ब, वो इसके आउटपुट के ऊपर आपने लगाना है, एक्सक्लूसिवली लगाना है और मुसलसल ऑन करके छोड़ देना है। इसको कभी भी आपने नो लोड के ऊपर ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना। इसके बाद जो प्रोटेक्शन आती है वो है, इसके ऊपर आपने SPD डिवाइस लगानी है, इसके आउटपुट के ऊपर आपने प्रॉपर जो है फ्यूजेज़ अगर अवेलेबल हो फ्यूजेज़ लगाएं। अगर आपके पास जो है ब्रेकर अवेलेबल हैं तो आपने ज़्यादा एम्पेयर के ब्रेकर नहीं लगाने इसके ऊपर। अगर आपने 1000 वॉट का लोड चलाना है तो आप मैक्सिमम 4 5 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएं। इतना ब्रेकर लगाएं जो ज़रा सा भी ज़्यादा लोड हो तो वैसे ही ट्रिप हो जाए, समझ रहे हैं? यानी कि कोई किसी किस्म का लोड इसके आउटपुट वाली साइड पे नहीं आना चाहिए। बैटरी वाली साइड पे फिर भी इस पे फ्यूज़ दिए हुए होते हैं, मल्टीपल फ्यूजेस बैटरी वाली साइड पे अवेलेबल होते हैं। यूजुअली इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं इस वाले मॉडल के अंदर, बट वहाँ पे प्रोटेक्शन फिर भी होती है। आप ब्रेकर भी लगा सकते हैं बैटरी की साइड पे, मगर 220 वोल्ट की प्रोटेक्शन लाजमी है इसकी 220 साइड की, क्योंकि 220 वोल्ट आउटपुट वाली साइड से ही इसके 90% मसले शुरू होते हैं, जिसमें लूज कनेक्शन और जो है मल्टीपल ख़राबी वायरिंग की, ये सारी बातें मैंने इस बार में कवर कर दी हैं आपको। दूसरी अहम बात यह कि ऐसा लोड आपने इसके ऊपर नहीं रन करना जो बहुत ज़्यादा टॉर्क लोड मारता हो। मिसाल के तौर पर अगर आप इसके ऊपर फ्रिज रन कर रहे हैं तो आप खुदारा अगर पुराने मॉडल का फ्रिज रन कर रहे हैं तो आपने ऐसा फ्रिज रन नहीं करना, पहले उसका लोड टेस्ट कर लें जो कि 2500-3000 वॉट का जर्क ले रहा हो स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपने अपने कंप्रेसर के ऊपर काम करना है, उसको आपने सही कंप्रेसर लगाना है जो कि 1500 से 1800 वॉट के अंदर अंदर ही जर्क लोड ले, यानी कि अपना टॉर्क लोड ले, उससे ज़्यादा ना ले। कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, वो 2-2500 वॉट से ज़्यादा का जर्क लोड लेते हैं, तो 2-3 दफ़ा तो ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कंटिन्यूस जब दिन में बार बार उसका थर्मोस्टेट ऑन होगा आपके फ्रिज का, अगर आप पर्टिकुलरली इसके ऊपर फ्रिज चला रहे हैं, तो फिर इसकी ख़राबी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इतने ज़्यादा जर्स की वजह से। तो ये कुछ एहतियातें अगर आप ये करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आप सोलर के ऊपर लगा रहे हैं, एक MPPT लगा के 585 वॉट का बड़ा पैनल एक अगर आप रख लेते हैं, उसके ऊपर भी आपके सारे घर का लोड चला सकता है। सारे घर के लोड से मुराद हाइपोथेटिकली नहीं चलाएगा। अगर 585 वॉट का पैनल रखा हुआ है तो उस पैनल ने आउटपुट देना है ना, वो 70% देना है। 585 का 70% निकाल लें आप, उस 70% के आउटपुट में से इसने जो आउटपुट आपको देना है वो 70% देना है। तो ये असूल याद रखें, ऐसा नहीं होता कि आपने जो और उस 70% आउटपुट का जो इसने आपको, यानी कि 585 वॉट का पैनल आपने ऊपर रखा, MPPT वगैरह सब आपने लगा दिया। MPPT जो उससे करंट निकाल के लेकर आएगा ना आपका, आपने सिमटेक या कोई भी कंपनी का MPPT लगाया,
वो एमपीपीटी 585 वॉट नहीं लाएगा, वो उसका 70% लाएगा, जो कि तकरीबन 400 वॉट के आसपास बनता है। ठीक है जी। तो 585 वॉट का पैनल आपका 400 वॉट का आउटपुट निकाल के लेकर आएगा। उस 400 वॉट के आउटपुट को, जो कि डीसी करंट में होगा 12 वोल्ट डीसी के, उसको जब ये 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा तो उसका 70% आपको आगे देगा। यानी कि 400 वॉट नहीं देगा, उसका आप 70% खुद कैलकुलेट कर लें कितना बन रहा है, तो ये उतना आपको आउटपुट जो है वो बाहर निकाल के देगा। ये अलग चीज़ है, इसको आपने फॉलो करना है कितना आउटपुट आ रहा है। और इस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है, ये इसकी अपनी कैपेसिटी 20% से ज़्यादा लोड इसके ऊपर आपने नहीं चलाना। तो ये बहुत टेक्निकल बातें होती हैं, अगर इन बातों का कोई बंदा ख्याल रखता है तो इसको लोग सालों से चला रहे हैं, कई कई सालों से लोग यहाँ ये चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलते, ये सब मिथ है, लेकिन जितने लोग नहीं चलते वो बिल्कुल ऐसा ही है। महीने 2 महीने में भी ये ख़राब हो जाता है आपका, ये 10 दिन में भी ख़राब हो सकता है। तो उसकी अहम वजूहत यही होती है कि इसकी एहतियात और अवेयरनेस लोगों को नहीं है इसकी यूजेज की। बेसिकली ये कार इन्वर्टर है, तो कार इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि जब आप कैंपिंग ट्रिप पे जाते हैं तो अपनी कार की बैटरी से जोड़ के इन्वर्टर को थोड़ी देर के लिए कोई लोड रन कर लें। तो जब आप उसको थोड़ी देर के बजाय 8-8, 10-10 घंटे चलाने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आपको उसके सेफ्टी पैरामीटर्स का ख्याल भी रखना पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उसको इंशाल्लाह अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये कार इन्वर्टर आपको कम बजट के अंदर लोड शेडिंग से भी आपकी जान छुड़ाएगा। लोड शेडिंग के लिए और देखें, डीसी सिस्टम तो लाजमी है, डीसी सिस्टम तो आपने लगाना ही लगाना है। ये जो है सपोर्ट फंक्शन के तौर पे काम कर सकता है। डीसी सिस्टम के साथ आपने, जब आपके पास सोलर का करंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो दिन के टाइम में, सुबह 10 से दोपहर 2-3 बजे तक का टाइम होता है जिसमें आप इसको ईजिली रन करके पूरा मैक्सिमम लोड इसके ऊपर रन कर सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेड यही है कि आप इस कार इन्वर्टर को बंद करें और डीसी करंट बैटरी में स्टोर करें। अपने सारे पंखे, लाइटें, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितने भी आपके आईटी इक्विपमेंट है वो सब डीसी करंट के ऊपर डायरेक्ट चलाएं। अपने एलईडी टीवी भी चलाएं, अगर पानी की मोटरें बीएलडीसी वाली लगाई हुई हैं वो भी चलाएं। लेकिन जब आपको वॉशिंग मशीन, इस तरह वॉशिंग मशीन भी अपनी बीएलडीसी अगर आप करा सकते हैं करा लें, लेकिन इसको आपने उस वक्त यूज़ करना है, यानी कि आपने एसी करंट को डिस्करेज ही करना है अपने सोलर सिस्टम के अंदर भी, और अपने बैकअप सिस्टम में ख़ास तौर से जब लोड शेडिंग हुई हुई हो, पीछे कोई जनरेशन ना हो रही हो करंट की, तो इसको आपने रखना है और इसको बवक्त ज़रूर आपने ज़रूरत के तौर पे यूज़ करके फिर अपने डीसी सिस्टम के ऊपर ही शिफ्ट होना है, क्योंकि डीसी सिस्टम ही आपको रियल बेनिफिट देगा, रियल वैल्यू देगा और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग बैकअप के साथ आपको एफिशिएंसी भी देगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।